नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका यूसीएन न्यूज़ में। यूसीएन न्यूज़ में आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद ही ख़ास मेहमान आपसे रूबरू होंगे, जो मेडिकल क्षेत्र के देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बेहद प्रतिष्ठित नाम है और जाने माने नाम है। सर अपने फील्ड में तो एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन उसके साथ में सृजनात्मक क्षेत्र में या कलात्मक क्षेत्र में भी बहुत रुचि लेते हैं और उनसे बातचीत करना हमारे लिए एक किस्म से गर्व की बात है, क्योंकि हाल ही में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। मैं बात कर रहा हूं और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम जी, या ये पुराना परिचय हो गया कुछ दिनों पहले का, अब परिचय हो गया पद्मश्री डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बातचीत करेंगे और आपका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है उस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है उसके बारे में तो बातचीत और बाकी सारी चीज़ें तो होती ही रहती हैं और लगभग हर कोई परिचित है ही। कई प्रतिष्ठित संस्थाओं को आपने जो है एक तरीके से वहाँ पर काम किया है, कई पदों पर रहे हैं। पद्मश्री का सम्मान पाना किस तरीके की फीलिंग है? नहीं, ये बहुत खुशी की बात है और मैं ये समझता हूँ कि ये पद्मश्री जो सम्मान है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ तो वो काम करना है वो बहुत टीम वर्क लगता है और वो टीम जो है वो घर से चालू होती है। तो उसमें फैमिली मेम्बर्स है, मेरी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, बाकी फैमिली के लोग हैं, हमारे पेशेंट्स है, हमारे क्लिनिक का स्टाफ है, डॉक्टर्स है, यानी डॉक्टर्स नागपुर के डॉक्टर्स, विदर्भ के डॉक्टर्स, महाराष्ट्र के डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट, देश के डॉक्टर्स और दुनिया के डॉक्टर्स, वो सब जो एक्टिविटी करते हैं उसमें वो सम्मिलित होते हैं। तो उनका भी योगदान है और मीडिया का काफ़ी योगदान है, स्पेशली प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये मैं समझता हूँ ये जो सम्मान, ये पद्मश्री है पुरस्कार, तो ये सबके सौजन्य से मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो उसमें सभी का योगदान बहुत बड़ा है और तो ये सबका, यानी मेरा फेस है मगर कंट्रीब्यूशन काफ़ी सारे लोगों का है। जब आपको पद्मश्री का ऐलान हुआ तब हम भी थे, हमने भी खबर उसके बारे में दिखाई और हमें एक तरीके से बड़ा अच्छा भी लगा, गौरवान्वित भी हुआ। बहुत सारे लोगों नागपुर में पहले से सम्मानित हो चुके हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हें ये सम्मान मिलता है, ये एक सतत प्रक्रिया है। आपको जब इसकी जानकारी लगी तब पहला भाव क्या आया और किस तरीके से सूचना लगी, या नामांकन किस तरीके से हुआ? अच्छा, नामांकन तो उनका मेरे ख्याल से वो कलेक्टर साहब और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वहाँ से उन्होंने भेजा होगा और वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है या होम मिनिस्टर ऑफिस है, तो हम जब दिल्ली गए थे तो उन्हें बताया कि वो पिछले 6 महीने से वो सब स्क्रूटिनी करते रहते, नाम फाइंड आउट करते रहते और काफ़ी मेहनत करते रहते कि कौन लोग ये लिस्ट में, इस सूची में कौन से राष्ट्र से कौन आएंगे और कौन से फील्ड से आएंगे। तो उसके बारे में वो काफ़ी स्टडी करते हैं, काफ़ी सर्वे करते हैं, काफ़ी लोगों के ओपिनियन लेते हैं और उस पर से फिर वो डिसाइड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत खुशी की बात है कि ये सम्मान इस टाइम नागपुर को मिला और नागपुर के एक डॉक्टर को मिला है। तो आप भी, मतलब आपका भी जब नाम आया तो आप भी आश्चर्यचकित थे कि मतलब ये प्रक्रिया पहले से हो रही थी? तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है और वो एक सरप्राइज था। जी सर, अब आपके जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा। हमारे दर्शक भी रुचि लेके ये जानना चाहेंगे कि इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप नागपुर के हैं, जीवन यात्रा की शुरुआत किस तरीके से हुई? क्या ऐसा कहा भी जाता है कि बहुत सारी जब सफलताएं आती हैं, आज की सफलता के पीछे बहुत अतीत का संघर्ष छुपा रहता है, तो आपका जीवन यात्रा किस तरीके से रही? नहीं, मेरा जीवन तो और जो जन्म हुआ वो एक छोटे खेड़े में हुआ। वो नागपुर डिस्ट्रिक्ट में एक उमरेड तहसील है, उसके 3 किलोमीटर पास में एक सेव नाम का एक विलेज है। तो वहाँ पे हमारा बर्थ हुआ, वहाँ पे स्कूलिंग हो गया और फिर वहाँ से प्राइमरी स्कूल तो गांव में था, छोटे गांव भी रहा।
पर 5th स्टैंडर्ड के बाद में 10th स्टैंडर्ड तक हम रोज़ 3 किलोमीटर पैदल जाते थे और 3 किलोमीटर आते थे। तो उमरेड में वो जीवन विकास विद्यालय वहाँ पे हमारा स्कूलिंग हो गया और वो बहुत अच्छी स्कूल थी। बड़ा प्रसिद्ध स्कूल, बड़ी हाँ, प्रसिद्ध स्कूल भी है वो। हाँ, अब भी और वहाँ से बहुत ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो गया, तो बेस जो है वो बहुत पक्का हो गया। फिर उसके बाद फिर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री की और फिर मुझे लगा कि जो दुनिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसमें जाना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं एमडी मेडिसिन करने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ गया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद एमडी मेडिसिन करने के बाद में फिर मैं वहीं से मैंने डीएम न्यूरोलॉजी किया। तो ये ऐसा सफ़र है। और उसके बाद फिर मैं कुछ दिन तक 1 आध साल बॉम्बे में रहा, मगर मुझे बॉम्बे पसंद नहीं आया। जी, क्यों तो सर? बॉम्बे तो कई लोगों को बहुत पसंद है। नहीं, वो बॉम्बे में ऐसा लगता है ना कि वो इतना ज़्यादा कंपटीशन है और वो इतने रिच लोग रहते हैं, और जहाँ ज़रूरत है, मुझे लगा कि विदर्भ में या नागपुर में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं थे उस टाइम, बहुत कम थे। तो यहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपनी सेवा देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नागपुर में आना चाहिए, मगर नागपुर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करने का। मगर यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई पोजीशन थी नहीं न्यूरोलॉजिस्ट की, उस समय नहीं थी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अपन प्राइवेट प्रैक्टिस करके ही लोगों की जितनी सेवा दे सकते हैं तो उतनी सेवा करेंगे। जी, तो न्यूरोलॉजिस्ट क्षेत्र को या बतौर एक्सपर्ट उसको चुनने का कब आपके मन में आया? क्योंकि आपने बताया कि आप एमडी मेडिसिन किया है आपने, तो एमडी मेडिसिन भी एक अच्छा एक तरीके से ट्रेड है और उसमें भी बहुत बेहतरीन कई डॉक्टर कर सकते हैं। फिर आपने न्यूरोलॉजिस्ट को क्यों चुना? क्या समय की मांग थी या परिस्थितियां थी, या आपको लगा कि न्यूरोलॉजिस्ट की सोसाइटी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है? नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट देश में बहुत कम है और मुझे न्यूरोलॉजी में पहले से इंटरेस्ट था। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तभी भी इंटरेस्ट था। और फिर मैं जब चंडीगढ़ में जब मैंने एमडी कर रहा था तब बहुत से ऐसे लोगों ने मुझे, हमारे जो टीचर्स थे स्पेशली डॉक्टर बिडवाई जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो उनकी भी इच्छा थी कि मैंने न्यूरोलॉजी लेना चाहिए। और बाकी हमारे जो कलीग्स थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि मैं न्यूरोलॉजी लिया तो मैं अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट बन सकता हूँ। तो उन्होंने ऐसा सजेशन दिया और मुझे भी इंटरेस्ट था ये न्यूरोलॉजी सब्जेक्ट में, क्योंकि न्यूरोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो मगर और वो बहुत क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो मुझे ऐसे क्लिनिकल सब्जेक्ट में पहले से काफ़ी इंटरेस्ट था। जी, तो परिवार के बारे में हाँ, परिवार तो हम किस तरीके का बैकग्राउंड था, किस तरीके का माहौल था, तो परिवार में कौन कौन थे और क्या पिताजी क्या किया करते थे? अभी परिवार ने, हम तो हमारा एजुकेशन जो हुआ वो मेनली ग्रैंडफादर और अंकल के साथ ही हम रहे। हमारे अंकल टीचर थे, मेरे फादर डॉक्टर थे, मगर वो ट्रांसफरेबल जॉब था क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस में थे। उन्होंने कभी प्रैक्टिस किए नहीं, वो हमेशा गवर्नमेंट सर्विस में ही रहे और उनका हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र होते रहता था। तो इसलिए हमने बोला कि वो ये ट्रांसफ़र करने से एजुकेशन सफ़र होता है, तो इसलिए वो ग्रैंडफादर और अंकल के साथ ही हम गांव में पढ़े। तो मैं और मेरा बड़ा भाई वो हम गांव में रह के ही हमने पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया। तो पिताजी को देख के ये तय हो गया था कि मतलब डॉक्टरी पेशे को ही चुनना है? हाँ, वो पिताजी ने बोला, हमारे ग्रैंडफादर की बहुत इच्छा थी कि डॉक्टर बनना चाहिए और पिताजी की भी इच्छा थी तो डॉक्टर बनना चाहिए, तो हमने बोला ठीक है। तो अच्छा, डॉक्टरी पेशे की तो बातचीत तो होगी, आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर होने के अलावा भी आपने सृजनात्मक रूप से बहुत सारे क्षेत्रों को अपने साथ में जोड़े रखा है। तो इसकी रुचि के बारे में आप बताइए कि कला हो गया, साहित्य हो गया, संगीत हो गया, नागपुर में फिल्म फेस्टिवल आयोजित होता है, आप उसके आयोजन में आपकी भूमिका बड़ी अहम है। तो बतौर न्यूरोलॉजिस्ट, एक तो जैसा आपने बताया कि न्यूरोलॉजिस्ट बहुत कम है हमारे देश में, जो भी कुछ है उनके पास में समय ही नहीं है कि मतलब वो समय अपना प्रैक्टिस का समय या अपना जो निजी जीवन का समय वो किसी और काम के लिए दे सके। फिर भी आप विदर्भ साहित्य संघ से जुड़े हुए हैं और अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो साहित्य और कला और इस तरीके के कामों को करती है। तो ये जुड़ाव किस तरीके से हुआ? क्या साहित्य और कला में रुझान बचपन से ही था?
बचपन से थोड़ा सा बहुत बोल सकते थे, क्योंकि हमारे जो गांव में था थोड़ा सा हमारा गांव अलग तरीके का था। तो जब भी छुट्टियां रहती थी तभी वो छुट्टियों में जैसे गांव में कुछ नाटक करना, कुछ ये करना, कुछ एक्टिविटीज़ करना, सोशल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, तो वैसे छुट्टियों में ये करते थे। और फिर मैं जब इंटर्नशिप किया तब मैं बाबा आमटे की जो महाराजा सेवा समिति है वहाँ मैं कैंप के लिए गया था 7 दिन तक। तो तब से मैं वो महारोगी सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। मेरे पिताजी भी गाना गाते थे, जो बहुत अच्छा नहीं गाते थे पर वो गाने में उनको रुचि रखते थे। और उसके बाद हमारा ऐसा धारणा है और जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सब लोगों को बताते रहते हैं कि आप जो प्रोफेशन में हो उसमें आप एक 70-80% आप उसमें ध्यान दो तुम्हारे प्रोफेशन की तरफ, और 20 और 30% जो तुम्हारा समय है वो तुमको जो अच्छा लगता है, वो संगीत हो, मूवी हो, किताब पढ़ना हो, लिखना हो, ट्रैवल करना हो, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, तो ये देना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्रेन हेल्थ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। हाँ, तो ये हम हमेशा बताते हैं कि सोशल वर्क है, जो कुछ भी चीज़ें हैं उसमें आपका कितना भी आप व्यस्त रहे तो आपका 20 या 30% जो समय है वो दूसरी चीज़ों के लिए देना चाहिए। तो वो ब्रेन का जो ये है वो रिसाइकलिंग बहुत अच्छा होता है, आपकी बहुत नए नए लोगों से पहचान होती है, नए नए फील्ड के लोगों से समझता है कि अपने से बहुत अच्छे अच्छे लोग और टैलेंटेड लोग इस दुनिया में हैं, तो अपने पाँव जमीन पे रहते हैं। जी, जैसे ब्रेन को लेके आप इस फील्ड के हैं, बहुत तरह की रिसर्च भी सामने आती रहती है कि इस तरीके की रिसर्च हुई, उसमें म्यूजिक का योगदान कितना महत्वपूर्ण होता है। आप भी ऐसा मानते हैं या सिर्फ एक क्लिनिकल स्टडी ही जो है वो इम्पोर्टेंट? नहीं, वो अभी आजकल काफ़ी म्यूज़िक थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। और काफ़ी सारे बड़े बड़े सेंटर्स शुरू हो गए हैं म्यूज़िक थेरेपी के। तो ये ब्रेन के डिसीजेस में और बाकी डिसीजेस में म्यूज़िक थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट ये है। तो मतलब आप ऐसा मानते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं, हाँ जी। एक सवाल आपसे ऐसा है कि आप कुछ चुनिंदा डॉक्टरों में से हैं जिन्होंने आपके फील्ड से जुड़े, न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं उनको उसके अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक तरीके से कला का बड़ा इस्तेमाल किया, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नाटक हो। आपने कई डॉक्टरों के साथ में एक अपनी टीम बनाई, फिर आपने नाटक किया और नाटक के ज़रिए मिर्गी और जो अलग अलग तरह के रोग होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई। तो इसकी संकल्पना किस तरीके से आई दिमाग में और वो उसने कितना काम किया? हाँ, तो वो करीब 30-35 साल पहले जब मैं नागपुर में आया था तो 2-1 साल हुए होंगे, तो तब डीडी एक ही टेलीविज़न था चैनल डीडी। तो उन्होंने बोला कि आप टीवी पे एक प्रोग्राम करो लोगों को बताने के लिए। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, मिर्गी पे प्रोग्राम करते हैं। तो मेरे मित्र डॉक्टर सुधीर भावे जो साइकेट्रिस्ट है, तो फिर हमने सोचा कि तो मैं वो डेमोन्स्ट्रेशन देता था, यानी वो बताता था, कमेंट्री करता था, और डॉक्टर सुधीर भावे उसका एक्टिंग करते थे, डेमोन्स्ट्रेशन देते थे इपिलेप्सी के टाइप्स से। तो वो लोगों ने देखा, फिर वो लोगों को ऐसा लगा कि ये जो दिखाए हैं क्योंकि मिर्गी के बहुत सारे प्रकार होते हैं और लोगों को बहुत अज्ञान है उसके बारे में। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये जो तीसरे नंबर का अटैक है वो मुझे है, या कोई चौथे नंबर का अटैक है वो उनको है। तो लोग आके बताते थे कि ये अटैक है, और वो सच रहता था। उन्होंने पहले गाँव के डॉक्टर को दिखाया था, शायद उनके ख्याल में नहीं आया था, पर वो पेशेंट ने बराबर वो देख के पता किया। फिर हमने कुछ आर्टिकल्स लेके पेपर में, तो वो पेपर के कटिंग लेके लोग आते थे और बोलते थे कि ये जो लक्षण आपने इस बीमारी के बताए, जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, डिमेंशिया है या पैरालिसिस है, तो ये मुझे है। तो वो भी सच रहते थे। तो उसमें ऐसा लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो रिसर्च है या जो सेवाएँ हैं वो लोगों तक यदि पहुँचानी है तो वो उनका इलाज, डायग्नोसिस जल्दी होना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट जल्दी होना चाहिए। तो वो पेशेंट केयर इम्प्रूव करने में उसका बहुत मदद होता है। फिर हमने पेशेंट्स के लिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहले बार इंडिया में
न्यूरोलॉजी पेशेंट के लिए स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज किए। और फिर उसके बाद में एक प्रोग्राम जो बहुत लोगों को पसंद आया, म्यूजिक मसाला और ब्रेन। म्यूजिक मसाला और ब्रेन, हाँ। नाम सुन के बड़ा दिलचस्प लग रहा है। तो म्यूजिक, गाने, उसके पैरोडीज, फिर उसको स्किट्स, छोटे छोटे ड्रामा, रोल प्ले। तो ये बहुत एक एंटरटेनिंग भी था और उसके कारण अवेयरनेस और नॉलेज भी बहुत लोगों को पसंद आया। यानी उस टाइम वो एक प्रोग्राम देखने के लिए गेस्ट करके बनवारीलाल पुरोहित साहब आए थे, यानी काफ़ी सारे लोग भी आए थे अलग अलग, उस टाइम वो गेस्ट थे। तो उन्होंने कमेंट किया था, अभी वो राज्यपाल है, तो उन्होंने बोला था कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम देखा नहीं है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तो ये भी है। फिर हमने मूवीज़ दिखाए ब्रेन के डिसीज़ के बारे में, स्ट्रोक के बारे में, पार्किंसन के बारे में, डिमेंशिया। तो ये भी लोगों को बहुत पसंद आया। तो ऐसा लगा कि ये मैसेज जो है, फिर कुछ ड्रामा भी हमने दिखाए बाहर से लोगों को बुला के। कुछ डॉक्टर मोहन आगाशे साहब आए थे, उनका एक ड्रामा दिखाया। वो खुद भी डॉक्टर और बड़े अच्छे कलाकार भी हैं। बड़े अच्छे कलाकार हैं, तो उन्होंने एक ड्रामा किया था। ये सब हम, ये जो एक्टिविटीज़ है पेशेंट्स के लिए और लोगों के लिए, सब फ्री करते हैं। और फिर डॉक्टर जब्बार पटेल से मुलाकात हुई। फिर उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहाँ आप नागपुर में करते हैं, तो ये उसकी शुरुआत हो गई। तो ये ऐसे अलग अलग तरह की शुरुआत। फिर सप्तक से मैं जुड़ा हूँ, हमारे मित्र है सप्तक में, तो उसके भी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, विदर्भ साहित्य संघ के चलते रहते हैं, और तो बाकी और संस्था है उनके प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो अच्छा, आपको किस तरीके का म्यूजिक पसंद है? मतलब क्लासिकल म्यूजिक या आज के नए जमाने का म्यूजिक? क्लासिकल म्यूजिक पसंद है और ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स पसंद है। अच्छा, और आजकल का जो नए तरह के जो गाने हैं, वो झिंझक वाले, उसके बारे में आप न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। नहीं, वो मुझे इतने पसंद नहीं है। लेकिन म्यूजिक जो आपने बताया कि म्यूजिक थेरेपी अभी खूब चल रही है, तो उसमें ये नए जमाने के गाने काम कर सकते हैं क्या, या पुराने गाने जो ओल्ड सॉन्ग है? ओल्ड सॉन्ग या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिल्में किस तरीके की पसंद है सर आपको? मुझे थोड़ी आर्ट फिल्में ज़्यादा पसंद है। और तो जो थोड़े से अलग है, यानी इससे समांतर सिनेमा, उस टाइम हम स्टूडेंट थे उस टाइम होता था। तो ये जो थोड़ी आर्ट फिल्में हैं जिसमें कुछ मैसेज है या कुछ नया करने की कोशिश है, तो नहीं तो बहुत सारे फिल्मों में एक ही पैटर्न रहता है ना, तो उससे अच्छा कुछ तो भी नया होना चाहिए। फिर कुछ अच्छी इंग्लिश मूवीज़ है या इंटरनेशनल फिल्म्स है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और वो पेशेंट्स को भी उन्होंने पसंद किया कि हमने जब ये ऐसी मूवी देखे, जैसे अवेकनिंग नाम की मूवी हमने स्क्रीन किए थे पार्किंसन डिसीज़ के बारे में, तो बोले कि ऐसे एक्टिंग और ऐसी मूवी हमने देखे नहीं कभी तक। कई बीमारियों पर भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं। और आप जो बातें बता रहे हैं आपके रुचि के बारे में, वो जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें ये दिखाई भी देता है कि इस तरीके की जो फिल्मों के लिए बेहतर स्पेस है। एक तो दिक्कत ये भी है कि जो समानांतर सिनेमा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, समानांतर सिनेमा को दर्शक मिलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है, और बहुत सिलेक्टेड लोग उन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो इन फिल्म फेस्टिवल्स के माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसे सिनेमाओं को प्रेजेंट करने में, दर्शकों तक पहुंचाने में भी मदद मिलती है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑरेंज सिटी कल्चरल फाउंडेशन जो है उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, या उसकी संकल्पना कहाँ से आई? नहीं, तो वो डॉक्टर जब्बार पटेल एक बार वो कोई प्रोग्राम के लिए नागपुर आए थे, तो उनके साथ में मुलाकात हुई। तो उन्होंने, वो पूना में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करते हैं, तो उनकी इच्छा थी कि नागपुर में करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप ऑर्गेनाइज़ करो। मैंने बोला कि मुझे इतना टाइम नहीं है। तो वो बोले कि मैं फिल्म बनाता हूँ, तो तुमको ऑर्गेनाइज़ करने में क्या प्रॉब्लम है, टीम बनाओ, तुम्हारे बहुत सारे लोग पहचान ये है, ग्रुप है, तो ग्रुप बना के। तो फिर वो उसमें बहुत हमने सीरियसली टाइम देके काफ़ी सारी संगठन जुड़ गई, सप्तक जुड़ गया, विदर्भ साहित्य संघ जुड़ गए, और फिर हमने बोला कि ठीक है, ऑरेंज सिटी कल्चरल फाउंडेशन हमने बनाया, और उसके थ्रू फिर फिल्म फेस्टिवल्स किए, कुछ वर्कशॉप्स किए कि मूवी कैसी देखना, मूवी कैसे अप्रिशिएट करना, म्यूज़िक का मूवी में क्या इम्पोर्टेंस है, डायरेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके जो पहलू है, छोटे छोटे पहलू, तो ये सब उसके वर्कशॉप्स हमने लिए लोगों के लिए।
तो वो भी बहुत अच्छे हुए। फिर एक बार हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ में जब्बार पटेल फिल्म फेस्टिवल किया, फिर एक बार वी शांताराम फिल्म फेस्टिवल किया। तो ये लोगों ने बहुत सराहा है और लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा, ये सम्यक मेडिकल फाउंडेशन से भी आप जुड़े हैं, किस तरीके का कामकाज इस फाउंडेशन के नहीं, माध्यम सम्यक से? मेडिकल फाउंडेशन हमने बनाया, वो एक बार ऐसा हो गया कि एक स्टूडेंट आई लड़की और मुझे लगा कि वो पेशेंट है, जी। तो क्लिनिक में आई तो बोले नहीं मैं पेशेंट नहीं हूँ, पर उसको 95% मार्क मिले थे जी। और वो बोले कि कल उसको शिवाजी साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसके पास एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि उसके फादर नहीं थे, वो मदर के साथ आई थी। तो फिर हमने बोला कि कितनी फ़ीस है, तो उसने बोला 15,000। तो हमने उसको 15,000 रुपये दे दिए और फिर हमको लगा कि ये लड़की तो मेरे पास पहुंच गई, पर कुछ और स्टूडेंट्स होंगे जिनको ज़रूरत है और वो पहुंच नहीं पाए। तो फिर हमारे कुछ मित्र हैं डॉक्टर पाटिल, और हमने सोचा कि अपन एक ऐसा ये करते हैं प्रोग्राम और बाकी आइडेंटिफाई करते कि किनको ज़रूरत है। तो ऐसे हर साल 10 स्टूडेंट्स या 15 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देके उनको एक प्रकार का प्रोत्साहन देना, उनको स्टिमुलेट करना और एनकरेज करना, वो उसके पीछे की भावना है। तो वो हर साल का एक्टिविटी एक बहुत अच्छा चलते रहता है और सम्यक मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू हम कुछ विलेजेस में कैंप्स वगैरह भी करते हैं, तो वो एक एक्टिविटी चलते रहती है। जी। अच्छा, अब फिलहाल में आप वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के ट्रस्टी हैं। हाँ। दुनिया भर से सिर्फ 3 लोग ट्रस्टी होते हैं इसके, और ये मान नागपुर शहर को या देश को पहली बार आपके ट्रस्टी बनने के रूप में मिला है। हाँ। तो कौन कौन सी संस्थाओं में सर आप रहे हैं और इन संस्थाओं के साथ में किस तरीके का कामकाज किए जाने का अनुभव रहा है आपका? नहीं, तो पहले तो मैं ये नागपुर की जो है एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, उसका मैं अध्यक्ष बना। फिर विदर्भ की जो संस्था है एक नागपुर न्यूरो सोसाइटी, उसका मैं अध्यक्ष बना। फिर उसके बाद में यहाँ की इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन की नागपुर ब्रांच है, विदर्भ ब्रांच, उसका मैं सेक्रेटरी बना। फिर महाराष्ट्र के जो न्यूरोलॉजिस्ट है तो महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजी, उसका अध्यक्ष बना। फिर देश की जो न्यूरोलॉजी की संगठना है वो इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, उसका मैं पहले तो एग्जीक्यूटिव मेंबर बना, उसके बाद में मैं सेक्रेटरी बना। तो जो इंडियन एकेडमी का ऑफिस नागपुर में पहले बार आया, उसके बाद में मैं फिर प्रेसिडेंट बना और वो बहुत सारी इतनी नई नई एक्टिविटीज़ उस टाइम एज ए सेक्रेटरी प्रेसिडेंट किया, तो वो बहुत लोगों को पसंद आई। और उसके बाद फिर मैं 2009 से इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, जिसका 124 देश सदस्य है, और वो तो उसका वो संस्था को इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे भेजा गया। तो उसमें बहुत बार 1 या 2 ही बार तुमको चांस मिलता है देश को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि एक ही आदमी रहता है जो देश को रिप्रेजेंट करता है, वो उनकी एक संसद होती है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी। तो वो मुझे वो चांस 7 बार मिला। तो दूसरे लोग तो बोल रहे थे जिनको चांस था, वो बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मेश्राम ने देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो मैं वो इंडिया को मैंने 7 बार वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के संसद में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद 2017 में मैं वर्ल्ड ट्रॉपिकल न्यूरोलॉजी का अध्यक्ष बना और उसके थ्रू हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए। इंडिया में उसकी कॉन्फ्रेंस किए, ब्राज़ील में कॉन्फ्रेंस किए। फिर उसके थ्रू हमने जब कोरोना का टाइम था, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, तो कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, तो हमने वेबिनार्स चालू किए, एजुकेशन सीरीज़ चालू किए। तो वो ये बहुत लोगों को पसंद आया और वो पूरे उसका जो ये था, वो पूरे वर्ल्ड के लोग उसमें जुड़ते थे, आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, जो एक्सपर्ट्स थे वर्ल्ड के एक फील्ड के, वो उसके साथ जुड़ गए। फिर हमने एक सीरीज़, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ चालू किया था, इंस्पायरिंग पीपल इन न्यूरो साइंसेस की। जो दुनिया के बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनका लाइफ कैसा रहा, उनको कैसे उनसे कैसे अपन ने इंस्पिरेशन लेना चाहिए, तो उसके भी सीरीज बहुत लोगों को पसंद आई। तो ये सब वेबिनार्स और ये सीरीज जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के वेबसाइट पर है। तो उसके थ्रू हमने अवेयरनेस का प्रोग्राम किया और
जैसे 2 साल पहले जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी है उसका थीम रहता है कि कोई भी एक थीम पे वो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं वर्ल्ड ब्रेन डे के टाइम। तो हम वो एक दिन का होता है उनका, हम यहाँ 7-8 दिन मनाते हैं। तो ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल किया, फिर पिछले साल तो हमने पूरे देश में एक 100 एक्टिविटीज़ पूरे देश में उस टाइम की, तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। और फिर पिछले साल ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी था। इस साल जो है 22 जुलाई को जो होने वाला है, तो ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, यानी न्यूरोलॉजी के जो डिसीज़ है उसको प्रिवेंट कैसा करना, उनसे कैसे बचना और ब्रेन को कैसा हेल्दी रखना, उसके बारे में वो कैंपेन पूरे दुनिया में चलाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख के, टीवी, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, स्कूल, कॉलेजेस, तो मीटिंग्स लेना, ये सब काम, ड्राइंग कंपटीशन करना। तो ये हमने कुछ साल बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन की, उसका एक बुक भी पब्लिश कर ली है पेंटिंग्स का, छोटे बच्चों को। तो ये अलग अलग लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना, उसमें इंटरेस्ट लेना। और फिर वो वॉक फॉर योर ब्रेन एक एक्टिविटी रहती है, बहुत लोगों को पसंद आता है कि सुबह आते हैं और वो प्ले कार्ड्स लेके वो शहर में चलते हैं। तो ये भी बहुत अवेयरनेस उससे क्रिएट होता है। जी, एक सवाल आपसे ऐसा है जो बड़ा महत्वपूर्ण है मौजूदा दौर में भी, स्वास्थ्य क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में जो चीज़ें हो रही हैं अच्छी, वो लोगों तक कैसे पहुँचे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च जो है वो किस तरीके से लोगों तक पहुँचे, और इसके लिए आपने बहुत प्रयास भी किया है। तो इसके बारे में किस तरीके से ये प्रयास रहे हैं आपकी कि आपका जो क्षेत्र है न्यूरोलॉजी, उससे जुड़े हुए जो रिसर्च है वो आम लोगों तक पहुँचाया जाए और आम लोगों की भाषा में आम लोग समझ सकें उस तरीके से पहुँचाया जाए। तो जनरली हम ये प्रोग्राम्स जो है वो हिंदी या मराठी में ही करते हैं। तो वो काफ़ी सारे, जैसे साल में बहुत सारे ये आते हैं एक्टिविटी, जैसे निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस डे है, पार्किंसन डिसीज़ डे है, अल्जाइमर्स डे है, फिर ऑटिज़म का डे है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है, फिर स्ट्रोक का है, तो ये हेडेक डेज है। तो ये जितने आते हैं, फिर वो वर्ल्ड रेबीज़ डे है, फिर एनवायरनमेंट के ऊपर हम काफ़ी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट अभी 5 जून को है। तो जब भी ऐसे कुछ आते हैं तो उसमें हम पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, कुछ वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ मीटिंग्स लेते हैं। तो ये अवेयरनेस ऐसा कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर चालू रहता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग जो है वो उसको बीमारी के बारे में अज्ञान है, और वो अवेयरनेस, जन जागृति जब होगी तब वो जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे, उसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाएगा और उसका इलाज जल्दी होने से वो अल्टीमेटली पेशेंट का रिकवरी उसमें मदद होगी। जी, एक आखिरी सवाल है चलते चलते आपसे, और बड़ा महत्वपूर्ण भी है मौजूदा दौर में, जिस तरीके से हम सबका जीवन हो रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही है और कामकाज का बोझ और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में अपने दिमाग को तंदुरुस्त और संतुष्ट कैसे रखा जाए, कैसे मस्त रखा जाए दिमाग को? तो शरीर को तो हम स्वस्थ रखते हैं, लेकिन दिमाग को किस तरीके से स्वस्थ रखा जा सकता है? हम हमेशा बताते हैं कि दिमाग के एनिमीज कौन है, शत्रु कौन है, और दिमाग के मित्र कौन है। अच्छा। तो उनको आइडेंटिफाई करो। तो दिमाग के जो शत्रु है वो जो बैड हैबिट्स है, अल्कोहल है, टोबैको है, स्मोकिंग है, एक्सेसिव स्ट्रेस है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो ब्रेन के एनिमीज हो गए। जो ब्रेन के फ्रेंड्स कौन है, तो एक्सरसाइज, यानी हम हमेशा बताते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है ब्रेन हेल्थ के, या तो एक तो एक्सरसाइज हो गया, तो दोनों एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और मेंटल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। फिर मेंटल एक्सरसाइज में नई नई चीज़ें सीखना, नई भाषाएं सीखना, नए चीज़ों में इंटरेस्ट लेना। यानी बहुत बार लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनको समझता नहीं क्या करना, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसमें लोगों को हम बताते हैं कि आप नई लैंग्वेज सीखो, नए फ्रेंड्स जमा करो, क्लब में जाओ, सोशल एक्टिविटीज़ करो, कुछ तो भी नया करो, कोई पेंटिंग करो, ड्राइंग करो,
मूवी एंजॉय करो, किताबें पढ़ो, किताबें लिखो, आर्टिकल्स लिखो, यानी इन्वॉल्व रहो, बिजी रखो सबको, यानी ब्रेन जितना एक्टिव रहेगा उतना अच्छा। यानी हमने ये ऐसा बताते हैं लोगों को, इफ़ यू रेस्ट योर ब्रेन इट विल रस्ट, यानी जितना ज़्यादा तुम ब्रेन को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि वो डिमेंशिया जो है उसका प्रमाण कम हो जाता है। जैसे रेगुलर यदि फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस लोगों में डिमेंशिया यानी स्मृतिभ्रंश जिसको हम बोलते हैं, मेमोरी कम होना, वो 30% कम होता है। जो एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उसमें डिमेंशिया का प्रमाण ऐसा देखा है। पैरालिसिस का प्रमाण कम हो जाता है। तो ये इसलिए ये फिजिकल। फिर डाइट का बड़ा इम्पोर्टेंस है, तो वो संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम डाइट के बारे में 3 चीज़ों पे हम स्ट्रेस देते हैं कि कितना खाना, कितने बार खाना और क्या खाना। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भी बता दीजिए आप। हाँ, तो ये बहुत कम बार खाते रहना। बहुत से लोग क्या होते हैं, सुबह उठ से रात को सोते तक खाते रहते हैं। तो ये अच्छा नहीं है ब्रेन के हेल्थ के लिए। तो आप कम से कम बार खाओ, जो खाना है वो एक ही बार खाओ, 2 बार खाओ। यानी सुबह तुमको 8-9 घंटे के पीरियड में जो खाना है खाओ, और बाकी का जो 15-16 घंटे में उसमें कुछ नहीं खाना। इसको बोलते हैं कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। फिर ज़्यादा मत खाओ, स्वीट्स जो है वो अवॉइड करो। और कई लोगों को तो मीठा बहुत पसंद है। मीठा लोगों को बहुत पसंद है तो वो कम करो। यानी मैं हमेशा बताता हूँ कि जो एक ही चीज़ है जो दुनिया के हर हाउस होल्ड में मिलती है और जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है, शुगर, वो है ना शुगर। उसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो इससे ये करना है। और बहुत पुराने सालों से ये जो फास्ट करने का जो हर एक रिलीजन में है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो खाने का जो कंटेंट है वो भी उसके तरफ ध्यान है। जितना पैकेज फूड है वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए। बिस्किट्स है, केक है, पास्ता है, पेस्ट्रीज है, तो ये इसका उपयोग जितना कम हो सके, जो भी चीज़ों की मैं बताता हूँ कि टीवी पे एडवर्टाइज आती है वो अवॉइड करो। यानी 1-2 अच्छी एडवर्टाइज आती है, संडे हो या मंडे रोज़ खाए अंडे। बाकी की जो एडवर्टाइज आती है वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। जैसे रिफाइंड ऑयल की बहुत एडवर्टाइज आती है, तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हम हमेशा बताते हैं कि आप कच्चे घानी का तेल यूज़ करो। तो और तीसरा जो पिलर है वो स्लीप है। वो भी बहुत ज़रूरी है कि तुमको 6-7 घंटे की जो स्लीप है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे आजकल स्क्रीन टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो वो उनका रेस्टलेस स्लीप रहता है। तो हम बताते हैं कि सोने से पहले ये स्क्रीन से थोड़ा दूर रहे। नहीं, एक सवाल आपसे ये भी था कि मोबाइल कितना बड़ा दुश्मन है? मोबाइल बहुत बड़ा दुश्मन है। आगे चल के उसके बड़े कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं। और उसका हम तो मोबाइल पे काफ़ी सेशंस भी लिए हैं कि मोबाइल के कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, और लोगों को बहुत हेडेक होता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है, बहुत सारे रेस्टलेसनेस होता है, एंग्जाइटी होती है। ये सब चीज़ें मोबाइल ओवर यूज से होते हैं। दिल्ली में तो ऑनलाइन में मोबाइल डी एडिक्शन का क्लिनिक खुल गया है दिल्ली में। अच्छा। तो डी एडिक्शन यानी लोग बहुत एडिक्ट हो जाते हैं मोबाइल को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को बचाएं। यानी आधे घंटे से ऊपर मोबाइल का यूज़ 24 घंटे में नहीं होना चाहिए। तो जितना ज़रूरी है उतना होना चाहिए। स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत अपने हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रख के, जो हर एक को प्रॉब्लम्स आते हैं, मगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और अपने आप को कितना खुश रख सकते, हैप्पी रख सकते, पॉजिटिव जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज है उसको पॉजिटिव लेके आगे कैसे बढ़ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
चलिए डॉक्टर साहब, आपकी इसी बात से हम बातचीत को ख़त्म करेंगे। आपसे बड़ा मज़ा आया बातचीत करके। तो पद्मश्री डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम सर, आप हमारे स्टूडियो में आए समय निकाल के। आपके पास में समय नहीं है, आप तो बड़े देश के बड़े व्यस्त डॉक्टरों में से एक हैं, फिर भी आप आए हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।